लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला कि लॉज ऑफ मोशन में ना, अ, चलो लॉज ऑफ मोशन ही पहले बात करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में ही बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की ना, क्योंकि मुझे ये आइडिया है कि आपको भी लॉज ऑफ मोशन के बारे में पता है। एक मिनट। तो एक मिनट है, एक कॉल। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। अरे भाई, कोई कॉल आ गया था, एक मिनट। तो मैंने लॉज ऑफ मोशन क्या बोला कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट दिखे तो आप उस पे नेट फोर्स जीरो कर दीजिए। और इसका उल्टा भी ट्रू है, ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है, इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो तो फिर नेट फोर्स का जो वैल्यू है उसको निकाल के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल कर दीजिए। लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मास चेंज नहीं होता, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स को मास बाहर ले लो,
m इंटू dv बाई dt। अब देखो, मेन फॉर्मूला यही है कि नेट फोर्स इज dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा तो मैंने बाहर कर दिया। किसी सवाल में अगर मास भी चेंज होगा तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे, तो दोनों टर्म हो जाएंगे dm बाई dt इंटू वी प्लस वी इंटू dv बाई dt। तो उसके एग्जाम्पल भी करेंगे वेरिएबल मास वाले सिस्टम में। अभी हम कर रहे हैं नेट फोर्स इज m dv बाई dt विच इज मास इंटू एक्सिलरेशन। तो बेसिक शब्दों में यह हो गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 6 न्यूटन है, और आपको किसी ने बोला देखो फोर्स तो आपस में बैलेंस नहीं हो रहे या कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो आपने बोला नेट फोर्स कितना बचा, तो 10 माइनस 6, नेट फोर्स बचा 4 न्यूटन। तो लेफ्ट साइड में फोर्स लिखना है, फोर्स, और राइट साइड में मास, अगर इसका मास m है, मास इंटू एक्सिलरेशन। अब मैं एक बार और बोलता हूं कि ये फोर्स किस पर लिया है, जिस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लिया उसी का मास लिखना है और उसी का एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन और नेट फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो दिस 10 न्यूटन इज मोर देन 6 न्यूटन, दैट मींस नेट फोर्स जो रिमेनिंग बचा वो 4 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो आपने बोला ये तो बहुत सिंपल बात है, जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दें, अपोजिट में है तो वी विल गेट टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो हमने बोला अगर दो ऑब्जेक्ट कभी भी दिखे और तुमने ए ऑब्जेक्ट को सिस्टम लिया तो बी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा, और सिस्टम मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगेगा। सो द फोर्स इज एक्टेड ऑन ए बाय बी, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी। और अगर बी को सिस्टम इमेजिन करोगे, यानी व्हेन यू ऑब्जर्व बी, तो यू विल सी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी, फोर्स एक्टिंग ऑन बी अप्लाइड बाय ए। तो न्यूटन बोलता है वट एवर फोर्स बी अप्लाइज ऑन ए, सेम फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन बी बाय ए। तो वी ए बी इज माइनस ऑफ वी बी ए। ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। ए ने लगाया बी पे और बी ने लगाया ए पे, जब हम बी को देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व ओनली वन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन बी, जब हम ए को देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व ओनली वन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए। ये दोनों एक साथ कभी आएंगे नहीं, और अगर दोनों एक साथ आने हैं तो दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। जब दोनों को सिस्टम ले लोगे देन दिस फोर्स विल बिकम इंटरनल फोर्स, एंड सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स, दैट इज वाई विल बिकम जीरो। तो अगर दोनों को एक साथ सिस्टम लिया तो बी ए पे लगाएगा, ए बी पे लगाएगा, लेकिन ये दोनों ही पार्ट ऑफ द सिस्टम है, तो ये फोर्स सिस्टम के आपस का फोर्स हो गया, और जो आपस का फोर्स हो गया वो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो, व्हाई, बिकॉज दे अपीयर एज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक बार और ध्यान से सुनना, एक्शन रिएक्शन पेयर किसी ऑब्जेक्ट पे कैंसिल नहीं होते, और जब वो कैंसिल हो रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो इंटरनल फोर्स होते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट को सिस्टम लोगे तो उस पर एक्शन लगेगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिस्टम लोगे तो उस पर रिएक्शन लगेगा। एक्शन इस पे लगेगा, रिएक्शन उस पे लगेगा, ये कैंसिल नहीं होते। और एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों लग रहे हैं तो या तो वो इंटरनल फोर्स है कि ए ने बी पे लगा दिया, बी ने ए पे, लेकिन तुमने दोनों को ही सिस्टम ले रखा है, और आइदर दे एक्ट एज इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स वी डू नॉट टेक इन अवर एफबीडी। दूसरा, ये जो एक्शन रिएक्शन है इनका नेचर भी सेम होता है, नेचर भी सेम होता है, बस नाम पलट के बोला जाता है। जैसे ए ने लगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, अब इसको रिवर्स सीक्वेंस में बोलो तो रिएक्शन हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी इज एक्शन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए इज रिएक्शन। एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले दो एक्सटर्नल फोर्स कभी एक्शन रिएक्शन नहीं होते। इसको ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए आई हैव एन ऑब्जेक्ट
विच इज केप्ट ऑन अ टेबल, ये टेबल पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने बोला एफबीडी बनाते हैं, तो तुमने बोला देखो एक एमजी तो नीचे लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जा रहा। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एमजी नीचे है, तो नॉर्मल और एमजी का वैल्यू इक्वल है, क्योंकि इट इज नॉट मूविंग, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटेड। तो नॉर्मल एमजी के इक्वल है और नॉर्मल और एमजी एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल अगर एक्शन है तो एमजी रिएक्शन है? ऐसा नहीं कहते। नॉर्मल एंड एमजी कैन नॉट बी एक्शन रिएक्शन। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि दो अलग अलग फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी कैन नॉट बी एक्शन रिएक्शन। एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन टेबल ने लगाया, नॉर्मल इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द टेबल। अब इसको रिवर्स में लिखोगे तो उसका, तो अनदर नॉर्मल रिएक्शन माइनस एन इज द फोर्स ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक। ध्यान देना भाई, जो टेबल ने ब्लॉक पे लगाया ऊपर वो एक्शन, तो ब्लॉक ने टेबल पे एक नॉर्मल नीचे लगाया होगा, तो नॉर्मल का बदला नॉर्मल ही लगेगा। व्हाट इज एमजी? एमजी इज अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अर्थ ने जो फोर्स लगाया, एक्सर्टेड बाय अर्थ इज एमजी। अर्थ ने ब्लॉक को नीचे खींचा एमजी से, तो ब्लॉक ने अर्थ को ऊपर खींचा एमजी से। एमजी का बदला एमजी। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन। इफ टू सरफेसेस आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, तो ए ने बी पर लगाया फ्रिक्शन आगे, तो बी ने ए पर लगाया फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, एमजी का रिएक्शन एमजी, टेंशन का रिएक्शन टेंशन। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन भी नॉर्मल। बस सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द फोर्स हैज टू गेट रिवर्स्ड। तो ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, एक्शन रिएक्शन। हमेशा ऐसे ही लिखोगे, हमेशा आंसर सही बोलोगे। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। और अगर दोनों को मिला के सिस्टम बना लिया तो, अगर दो ऑब्जेक्ट को मिला के सिस्टम बना लिया तो उनका आपस का फोर्स विल बिकम इंटरनल फोर्स, वी विल नॉट टेक दैट फोर्स इनटू अकाउंट। ठीक है, अब मैं दो तरह के फोर्स और करता हूं, फिर क्वेश्चंस सॉल्विंग में उतरेंगे। पहला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। अगर किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ पे रख दो, नेचुरल लेंथ किसको बोलते हैं? नेचुरल लेंथ बोलते हैं उसके रिलैक्स्ड लेंथ को। रिलैक्स्ड लेंथ किसको बोलते हैं? अगर एक स्प्रिंग को टेबल पे ऐसे रख दीजिए और उसको ना तो पिचकाइए, ना इलोंगेट कीजिए, ना स्ट्रेच कीजिए, ना कॉम्प्रेस कीजिए, कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं लाए, तो स्प्रिंग एकदम रिलैक्स, एकदम शांत रहता है। ना तो किसी को धक्का, चुपचाप बैठा हुआ है। आप बोल रहे एकदम रिलैक्स्ड है। नाउ दिस लेंथ इज रिलैक्स्ड लेंथ। ये लेंथ मान लो एल है। अब स्प्रिंग को किसी एक एंड पे तुमने बांध दिया, यानी ये ऐसे वॉल पे बांध दिया, फिर इस दूसरे एंड को तुमने एक्स डिस्टेंस आगे खींचा, तो इफ डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स, डिफॉर्मेशन एक्स का मतलब है एक्स्ट्रा लेंथ ओवर नेचुरल लेंथ या रिलैक्स लेंथ। तो मतलब अगर मैंने इसको एक्स खींच दिया, तो फोर्स इन द स्प्रिंग इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन एक्स। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो यहां पे लिख दिया के एक्स, मैंने माइनस साइन और लगा दिया। माइनस इज यूज फॉर डायरेक्शन, नेगेटिव इज डायरेक्शन अपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव फॉर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर मैंने इस एंड को एक्स राइट में खींचा और यहां पे ले गया, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगेगा। यानी स्प्रिंग को अगर इलोंगेट कर दोगे तो स्प्रिंग उस अपने एंड को वापस खींचेगा। दोनों एंड पे सेम फोर्स लगेगा। मतलब अगर ये एंड को तुमने खींचा तो इस एंड पे के एक्स लगेगा। तो बीच में कहीं भी पूछोगे फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये भी के एक्स है। यहां भी पूछोगे कितना फोर्स डेवलप हो गया, तो अगर एक स्प्रिंग का एक एंड भी खींचते हैं तो पूरा स्प्रिंग टाइट हो जाता है, पूरा स्प्रिंग एक ही फोर्स डेवलप करता है। तो अगर बीच में भी कहीं पूछ ले व्हाट इज फोर्स इन, तो स्प्रिंग फोर्स को एक नॉर्मल टेंशन की तरह आपको सोचना है, कि जैसे धागे को खींचते हैं तो उसमें टेंशन जनरेट होता है, वैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो टेंशन जनरेट होता है। बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस क्या है, कि स्प्रिंग में जनरेटेड टेंशन
इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर 1 सेंटीमीटर खींचने से 5 न्यूटन का फोर्स बनता है, तो 2 सेंटीमीटर इलोंगेट करने से 10 न्यूटन का फोर्स बनेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। के क्या है? के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग होता है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग को अगर एक ब्लॉक ऐसे रख दिया और मैंने बोला बताओ स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर के है, यहां पे नीचे जमीन है और एक ब्लॉक ऊपर से रख दिया, ऊपर रख देने से ये स्प्रिंग अपने रिलैक्स्ड लेंथ पे था, ब्लॉक रखने से ये थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया, नीचे आ गया, तो ब्लॉक इज स्लाइटली पुशिंग दिस स्प्रिंग डाउन। तो अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे और स्प्रिंग एक्स नीचे दब गया, तो स्प्रिंग विल ट्राई टू पुश। अगर नीचे डिस्प्लेस होगा तो फोर्स ऊपर लगाएगा, कितना लगाएगा? के एक्स। नीचे लग रहा है mg। अगर ये ब्लॉक अभी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का मतलब है इन इक्विलिब्रियम है, तो हम बोलेंगे फोर्स बैलेंस कर लो। बैलेंस मतलब के एक्स का वैल्यू mg के इक्वल कर दो, तो यहां पे x का वैल्यू आ गया mg/k। तो इस तरह के बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग इलोंगेट या कॉम्प्रेस होने से उसमें फोर्स डेवलप हो जाता है। कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा? जितना उसका डिफॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से फोर्स डेवलप हो जाएगा। स्प्रिंग में 2-3 बातें और जानने लायक हैं, उसको भी थोड़ा फास्ट स्पीड से मैं पढ़ाता हूं। देखो, फटाफट करते हैं। अगर किसी स्प्रिंग को हम, जिसका कांस्टेंट K1 है, उसके आगे एंड से दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट कर दें, उसका कांस्टेंट K2 है, एंड तीसरा स्प्रिंग उसके आगे कनेक्ट कर दे और वहां पे एक ब्लॉक लगा दे, तो इस टाइप के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज में स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद अनदर स्प्रिंग, बीच में कोई ब्लॉक नहीं आना चाहिए, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। तो आप देखो, एक स्प्रिंग जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा स्प्रिंग चालू हुआ, इसमें ना फोर्स रिमेन्स सेम थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट। मतलब अगर मैं कहूं पहले स्प्रिंग, मतलब इस ब्लॉक को जब मैंने डिस्प्लेस किया तो पहला स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हुआ F, तो दूसरे स्प्रिंग में भी फोर्स डेवलप होगा F और तीसरे में भी फोर्स डेवलप होगा F। तो हमने कहा जब ऐसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते थे तो हम लोगों को एक फॉर्मूला बनता था जिससे हम 3 या 4 रेजिस्टेंस को मिला के एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना लेते थे। वैसे ही यहां पे थ्रू आउट फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो मान लो पहला स्प्रिंग इलोंगेशन हो गया x1, दूसरा स्प्रिंग का इलोंगेशन हो गया x2 एंड तीसरे स्प्रिंग का इलोंगेशन हो गया x3। तो अगर एक स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर का है, अब 11 का हो गया, दूसरा 10 सेंटीमीटर का, वो भी 11 का हो गया, तो 11 प्लस 11 टोटल मिला के अभी 22 है। ओरिजिनल लेंथ 20 था, नाउ दे आर एट 22 सेंटीमीटर, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर भी ब्लॉक के पास चला गया, दूसरे का 1 सेंटीमीटर भी ब्लॉक के पास चला गया। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी एडेड फॉर दिस ब्लॉक। अगर मैं कहता हूं ये स्प्रिंग इलोंगेट x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ, तो ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ? तो you will have to say कि x1 plus x2 plus x3, but the force throughout will remain same। तो हमने लिखा फोर्स को F अपॉन K इफेक्टिव इज F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2। देखो अभी क्या लिखा, K1 x1 पहले का फोर्स F है, लेकिन दूसरे स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हुआ K2 इंटू x2, वो भी F है, और तीसरे स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हुआ F3 इंटू x3, सॉरी K3 इंटू x3, वो भी F है। फोर्स पूरे रास्ते में चेंज नहीं होता क्योंकि ये मासलेस पॉइंट है, इधर से जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इधर लगेगा, तभी ये पॉइंट बैलेंस रहेगा। वरना एक अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो अपनी साइड दूसरे स्प्रिंग को डिस्प्लेस करा देगा। तो अगर मैं खींच रहा हूं
और ये ब्लॉक हिल नहीं, ये वाले जो जंक्शन पॉइंट है ये भाग तो नहीं रहे, ये तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दीज पॉइंट्स हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो हमने फोर्स इक्वल कर दिया थ्रू आउट। तो हमारा आंसर, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं वैसा स्प्रिंग सीरीज में होने से आंसर आ गया। प्लीज रिमेंबर, सीरीज का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉक इन बिटवीन दी स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, स्प्रिंग से स्प्रिंग, स्प्रिंग से स्प्रिंग, ऐसा दिखे तो ये हो गया। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ऐसे तीन स्प्रिंग है और मैंने इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो तुम इस तीन स्प्रिंग को मिला के एक स्प्रिंग बना लोगे, और सबको मिला के एक स्प्रिंग बना के you will say there is only one spring and the displacement of that spring is x, so the force total will be kx, and the now new value of k will be written as 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 का रेसिप्रोकल। तो तीन तीन स्प्रिंग सॉल्व करने के बजाय एक स्प्रिंग मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका क्या पर्पस निकलेगा आगे कर लेंगे हम लोग। अभी देखो, इसी तरीके से एक वॉल से दो स्प्रिंग्स हमने लगा दिए ऐसे, यहां लिख दिया K1 K2, फिर एक ब्लॉक लगा दिया और फिर तीसरा लिख दिया K3। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ इनमें से कौन सा स्प्रिंग सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, कोई बोलेगा? एनीबॉडी? बोल रहा? कौन सा? तो ना तीनों पैरेलल हैं क्योंकि बीच में ब्लॉक आ गया, स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड दिखे तो सीरीज बोलना है। बट दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड विद दिस ब्लॉक एंड दिस थर्ड स्प्रिंग ऑल्सो। देखो, यहां पे अगर ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करोगे तो पहला स्प्रिंग का इलोंगेशन भी एक्स होगा, दूसरे का इलोंगेशन भी एक्स होगा, और तीसरे का कंप्रेशन होगा लेकिन वो भी एक्स होगा। इफ द ब्लॉक इज शिफ्टेड लाइक दिस, these three springs will get same displacement। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो और फोर्स ऐड हो, देखो यहां पे क्या लिखा है, फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है और फोर्स ऐड हो रहा है। तो फिर इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का फॉर्मूला के इफेक्टिव इज K1 प्लस K2 प्लस K। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस ब्लॉक को मैंने साइड में खिसका दिया, बताओ मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा, तो तुम बोलोगे ब्लॉक को x डिस्प्लेस खिसकाया, so the total force will be K1 plus K2 plus K3 into x, and now the force applied by this person has to be equal to K1 plus K2 plus K3 into x। ऐसे ही अगर किसी स्प्रिंग को कट कर दे, स्प्रिंग इज कट इनटू n parts of length ratio L1 is to L2 is to ऐसे L3 ऐसे, तो एक स्प्रिंग ले लेते हैं, बड़ा सा स्प्रिंग है, इसका K कांस्टेंट टोटल स्प्रिंग का, यानी कट करने से पहले उसका कांस्टेंट K है, और वन पार्ट इज ऑफ लेंथ L1, अदर पार्ट इज ऑफ लेंथ L2, कोई L3 का है कोई L4 का है ऐसे। दिस इज टोटल सेवरल पार्ट्स इज मेड फ्रॉम दिस स्प्रिंग, और ये पूरा लेंथ L है, मान लो ये टोटल लेंथ विच इज सम ऑफ L1 L2 L3 जो भी। तो आपको सीरीज में मानना है। अभी सीरीज में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, K1 X1 इज इक्वल टू K टोटल L टोटल। तो अगर L1 लेंथ का कांस्टेंट K1 है, टोटल लेंथ का कांस्टेंट K है, तो K1 इंटू L1 इज टोटल K, टोटल लेंथ, तो K1 इज K टोटल L टोटल अपॉन L1। K2 का वैल्यू इज K टोटल L टोटल अपॉन L2। K3 इज K टोटल L टोटल अपॉन L3। इस तरह से रिजल्ट बनाओगे, सो दीज स्प्रिंग्स विल बी सेपरेटेड विद दिस न्यू कॉन्स्टेंट्स। तो अगर एक बड़े स्प्रिंग को छोटे टुकड़ों में कट करोगे तो उसका K बढ़ जाता है। एक बार देखो, मान लो देयर इज अ स्प्रिंग विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ये हमने 2 और 3:5, 3:3, 2:3:5 ऐसे तीन टुकड़ों में ब्रेक कर दिया।
फर्स्ट पार्ट का कांस्टेंट K1, सेकंड हैज K2, थर्ड इज K3। नाउ क्वेश्चन पूछा गया कि केवल K1 का वैल्यू क्या है, और जबकि टोटल K का वैल्यू K था, टोटल स्प्रिंग का। तो हमने लिखना है K1 इंटू वॉट इज द लेंथ रेशियो ऑफ K1, 2 है, उसको K1 इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल K इंटू टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज 2 प्लस 3 प्लस 5, 10, तो K इंटू 10। सो द K1 का वैल्यू इज 10K/2। K2 का वैल्यू सिमिलरली इज 10K/3। K3 का वैल्यू सिमिलरली इज 10K/5। Whatever length you are taking, divided by that length, you will get the answer. This is how we divide a spring. अगर सीरीज में जोड़ दो, रेसिप्रोकल ऐड करके रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा। पैरेलल में ऐड करो तो रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसा। इफ देयर इज अ ब्लॉक इन बिटवीन, तो फिर पैरेलल इमेजिन करना। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं। मान लो ये स्प्रिंग 3K का है, इसके आगे एक स्प्रिंग 6K का है, and now there is a block and there is another spring of constant K। तो बताओ what is total constant of the combination। तुम बोलोगे देखो स्प्रिंग से स्प्रिंग जुड़ा है तो ये सीरीज है, बट जब ब्लॉक बीच में आ गया तो ये दो साइड पैरेलल हो गया। नाउ यू विल हैव टू ऐड फर्स्ट दीज टू, ये दोनों को एक बना लेंगे और बोथ साइड्स विल बी ट्रीटेड एज पैरेलल। ब्लॉक आ गया, बोथ साइड्स पैरेलल हो। अलग अलग स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है तो पैरेलल ट्रीट होगा। इफ एक से स्प्रिंग टू स्प्रिंग कनेक्टेड है तो सीरीज है। बताओ। सो 3K एंड 6 वे मिला के हो जाएगा 2K, और 2K और K पैरेलल में मिला के हो जाएगा K टोटल इज 3K, K1 प्लस K2। और ये 3K 6K कैसे आया, वो 1/K इफेक्टिव इज 1/3K प्लस 1/6K, विच इज 2/3K प्लस 1/6K, यानी कि 3/6K। अब इसको पलट दो, सो दिस बिकम्स 2K। पैरेलल में, सीरीज में रेजिस्टेंस पैरेलल जैसा फॉर्मूला, और पैरेलल में रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब इस चैप्टर में के इफेक्टिव निकालने के हार्डली कोई सवाल आते हैं। क्वेश्चन कौन सा होता है? क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और फिर उसका स्प्रिंग या उससे जुड़ा हुआ थ्रेड कट कर देते। तो इफ अ स्प्रिंग इज कट, then spring force of cut spring can suddenly becomes zero। अगर किसी स्प्रिंग को कट कर दोगे तो कट किया हुआ स्प्रिंग का तो फोर्स सडनली जीरो हो सकता है, बट इफ अ थ्रेड इज कट, देन, यानी कि स्प्रिंग को कट नहीं किया, उसके साइड वाइड के किसी धागे को कट किया और स्प्रिंग को किसी को टच नहीं किया, तो स्प्रिंग फोर्स कांट बी, मतलब कैन नॉट चेंज सडनली। ऐसा सडनली धागे का टेंशन बदल सकता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स सडनली क्यों नहीं चेंज होता? एक एग्जांपल देखो। एक स्प्रिंग लगाया, एक ब्लॉक लगाया मास m का, फिर एक थ्रेड लगाया, एक ब्लॉक लगाया 2m का, देयर इज वन मोर स्प्रिंग एंड देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m। नाउ वी हैव 3 ब्लॉक्स एंड 2 स्प्रिंग्स। अब इस बीच वाले थ्रेड को हम कट करेंगे, मतलब अलग अलग तीनों को कट कर सकते हैं, बट लेट अस स्टार्ट विद दिस कि ये थ्रेड कनेक्टिंग ब्लॉक ए एंड बी इज कट। तो लिखा है थ्रेड बिटवीन ए एंड बी इज कट। क्वेश्चन पूछा फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ
blocks A, B and C. Find acceleration of A, B and C immediately after the thread is cut. तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले स्प्रिंग के वो फोर्स कैलकुलेट कर लो. फर्स्ट फाइंड द फोर्सेस इन द स्प्रिंग बिफोर द थ्रेड इज कट. और याद रखिएगा जो फोर्स स्प्रिंग में है, थ्रेड कट करने से थ्रेड का फोर्स गायब हो जाएगा, बट स्प्रिंग अपना फोर्स छोड़ेगा नहीं अनलेस यू कट दैट स्प्रिंग. एक बार ध्यान से सुनना, किसी स्प्रिंग को कट करोगे तो वो अपना फोर्स सडनली लूज करेगा, लेकिन किसी और थ्रेड को कट करोगे तो स्प्रिंग अपना फोर्स सडनली चेंज नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स उसके इलांगेशन और कंप्रेशन पे डिपेंड करता है, और कंप्रेशन इलांगेशन सडनली तभी चेंज होता है जब स्प्रिंग का एक एंड फ्री कर दो. बट जैसे ऊपर वाला स्प्रिंग है, उसका ऊपर वाला एंड किसी सीलिंग से कनेक्टेड है, और सीलिंग तो सडनली नीचे नहीं आ सकती, सीलिंग सडनली ऊपर भी नहीं जा सकती. तो ये जो एंड ऑफ स्प्रिंग है, दिस कैन नॉट मूव सडनली बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सीलिंग. इट विल नॉट मूव एट ऑल. और नीचे वाला एंड ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, तो तुम कहोगे सर ब्लॉक ए तो चल सकता है. हाँ, ब्लॉक ए चल सकता है, लेकिन जब ब्लॉक ए चलेगा उसको चल के दूसरी जगह जाने में इट टेक्स टाइम बिकॉज इट हैज अ मास. जबकि अगर ये स्प्रिंग का एंड फ्री हो जाए, जैसे मैं ए पर कट कर दूं, तो एंड ए ऑफ स्प्रिंग विल बी फ्री. जो फ्री एंड है वो सडनली चला जाएगा. अगर ब्लॉक कनेक्टेड है, दोनों एंड्स पे ब्लॉक कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग कैन नॉट मूव सडनली और ब्लॉक्स कैन नॉट मूव सडनली टू चेंज द इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. तो इमीडिएटली स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं करने. तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग इनिशियल फोर्सेस बिफोर कटिंग. देखो यहां पे मास m टांगा हुआ है, तो यहां स्प्रिंग फोर्स को मैंने मान लो F1 बोला, तो F1 का वैल्यू है mg के इक्वल, क्योंकि ये स्प्रिंग इस नीचे वाले C के वेट को बैलेंस करेगा. सो दिस स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स mg. यहां धागे में अगर कोई बोलता है कितना फोर्स है, तो ये 2m है और ये m है, स्प्रिंग मासलेस है, तो m और 2m मिला के टोटल वेट है 3mg. तो धागे का टेंशन लिख देते हैं 3mg. और ये जो ऊपर वाला स्प्रिंग है उसके नीचे टोटल m प्लस 2m प्लस m, टोटल 4mg फोर्स है इस स्प्रिंग में F2. अब थ्रेड कट करोगे तो थ्रेड का टेंशन विल बिकम सडनली 0, बट द फोर्स अप्लाइड बाय लोअर स्प्रिंग विल रिमेन mg, फोर्स अप्लाइड बाय अपर स्प्रिंग विल रिमेन 4mg. तो लेट अस ड्रॉ FBD आफ्टर कटिंग द थ्रेड. FBD का मतलब है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. And what is the meaning of free body diagram? Free body diagram मतलब block with all external forces acting on it. All external forces. तो let us try block A का free body diagram. तो A के नीचे जो धागा है उसको हमने कट कर दिया, तो उस थ्रेड का टेंशन हो गया 0. Now A has 1 mg force downward and 4 mg का spring force still acting on the block A. तो ये block A है. देखो ब्लॉक ए के ऊपर स्प्रिंग है जो ऊपर खींच रहा है 4mg से, और ब्लॉक में mg का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है. हमने थ्रेड क्यों हटा दिया? क्योंकि थ्रेड को मैंने कट कर दिया, तो थ्रेड हैज नो टेंशन नाउ. अभी तुम देखोगे 4mg mg से बड़ा है, तो नेट फोर्स है 3mg. हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ में नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बिल्कुल ऐसे सिंपल ही रखना होता है, ज्यादा चालाकी और घचड़ पचड़ नहीं करना है चैप्टर में. पहले एफबीडी बनाओ, वट एवर फोर्स हैज मोर वैल्यू, उसमें से छोटा वैल्यू अगर अपोजिट है तो माइनस कर दो. इफ ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन तो ऐड कर दो. तो बड़ा में से छोटा फोर्स माइनस किया तो ऊपर आ गया 3mg इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो मास m से m कैंसिल करा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A is coming 3g vertically upwards. Let us draw FBD of block B now. तो ब्लॉक बी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके ऊपर जो धागा है उसमें टेंशन नहीं है, बट ब्लॉक बी हैज ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg. why? Because it has mass 2m and another spring is acting downwards
मतलब इसके नीचे खींच रहा है। इस ब्लॉक जो नीचे स्प्रिंग है वो नीचे खींचेगा, जिसके ऊपर है उसको ऊपर खींचेगा। सो दिस फोर्स mg विल बी अप्लाइड बाय स्प्रिंग फोर्स। अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 3 mg डाउनवर्ड हो गया, तो हमने 3 mg इज इक्वल टू, मास इसका 2m है, तो 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b लिख दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज 3g/2 एंड एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ए वाला ब्लॉक 3g से ऊपर गया, बी वाला 3g/2 से नीचे गया। सी वाले ब्लॉक को अगर आप देखिए, सो द सी वाला ब्लॉक हैज स्प्रिंग फोर्स mg ऊपर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे। देयर आर टू फोर्सेस ओनली, तो इस पे नेट फोर्स अभी 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी स्टिल इज 0। ठीक है, तो ये स्प्रिंग वाली कहानी। अगर स्प्रिंग के सर कहानी में वो अनलेस, हाँ सर वो 2m वाले ब्लॉक पे फोर्स की जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? हाँ देखो ये सारे स्प्रिंग इलोंगेटेड है कि कॉम्प्रेस्ड है। इलांगेटेड है। हाँ, तो फिर इलोंगेटेड स्प्रिंग, जैसे नीचे वाला स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है तो इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स लेंथ, तो ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे खींचेगा और नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर। जैसे एक स्प्रिंग का लेंथ अगर मैं ऐसे दो एंड से पकड़ के इलोंगेट कर दूं, तो अपर एंड को नीचे खींचेगा, लोअर एंड को ऊपर खींचेगा, सो इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स लेंथ, क्योंकि स्प्रिंग अपना लेंथ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में वापस ओरिजिनल रिलैक्स लेंथ जाने की कोशिश करता है। So this upper block is pulled downward by the spring and lower block is pulled upward. तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। नीचे वाले ब्लॉक पे अगर ऊपर लग रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा। नीचे वाले ओके ब्लॉक सर। पे ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे वाले का mg बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग किधर लगेगा फोर्स? नीचे वाले ब्लॉक को देखो, एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और इट इज नॉट फॉलिंग डाउन, तो आप बोलेंगे mg नीचे लग रहा है, दैट मीन स्प्रिंग हैज टू अप्लाई फोर्स ऊपर। और ऊपर वाले ब्लॉक पे द सेम फोर्स बाय स्प्रिंग विल एक्ट डाउनवर्ड एंड ग्रेविटेशन फोर्स तो जिधर लगता है उधर। ठीक है ठीक ना? है सर। ओके सर। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, देयर इज अ ब्लॉक, देयर इज अ स्प्रिंग, देयर इज अनदर ब्लॉक, दैट इज धागा। इसको एम बोल दिया, इसको भी एम बोल दिया। चलो ऐसे करो, इसको 2m बोल, 3m बोल। अब इट इज लाइक दिस ओनली। फिर हमने क्या किया, दिस ब्लॉक इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस धागा इज कट। तो आप बोलेंगे इनिशियली व्हेन दिस धागा वाज इंटैक्ट, तो ये तो ए बी सी चलेंगे नहीं, बिकॉज ब्लॉक ए हैज मोर फोर्स मोर वेट। देखो ये एम है, ये एम है, इधर 3m है, तो ब्लॉक ए हैज मोर वेट, वो नीचे खींचेगा, बट दीज टू बी एंड सी कैन नॉट मूव, वाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द थ्रेड। तो जैसे ही थ्रेड कट करेंगे वैसे ही दिस सिस्टम में गेन सम एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक as thread T is cut। इस थ्रेड को T बोल दिया। ठीक है, ट्राई करो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन ट्राई करने से पहले स्प्रिंग में वो फोर्स निकाल लेते हैं जो बिफोर द थ्रेड इज कट ऑलरेडी एक्सर्टिंग। हाँ, तो क्या बता सकते हो कितना फोर्स ऑलरेडी इन ब्लॉक्स पे, स्प्रिंग पे होगा? तो आपने बोला देखो, ये वाला ब्लॉक पे तो नीचे लग रहा है 3 mg,
तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन बनेगा वो 3 mg ही हो जाएगा, बिकॉज दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग इनिशियली व्हेन दिस थ्रेड वाज इंटैक्ट। तो 3 mg को बैलेंस करने के लिए टेंशन मस्ट बी एक्टिंग 3 mg। यहाँ पे टेंशन को हमने 3 mg लिख दिया, वाई? बिकॉज दिस इज द सेम थ्रेड, यहाँ से यहाँ तक सेम थ्रेड है। सो दिस 3 mg, यहाँ पे एक mg लग रहा है। तो बता सकते हो स्प्रिंग फोर्स कितना टू कीप दिस ब्लॉक एट रेस्ट? यहाँ पे ऊपर 3 mg लग रहा है एंड वेट इज mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो बी का एफबीडी बना है तो ऊपर लग रहा है 3 mg, नीचे लग रहा है mg एंड नीचे एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। सो स्प्रिंग फोर्स टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट इज 2 mg एक्टिंग डाउनवर्ड। लेकिन बी पे अगर स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा, सेम स्प्रिंग फोर्स सी पे ऊपर लगेगा। सो दिस स्प्रिंग फोर्स 2 mg शुड एक्ट अपवर्ड ऑन ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी का एफबीडी बनाया तो सी हैज mg नीचे और थ्रेड कट कर दिया तो उसका टेंशन हो गया 0 एंड 2 mg का स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज। तो 2 mg माइनस mg यानी नेट फोर्स हो गया mg और उसका मास m है, तो mg इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन आया g अपवर्ड्स। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स। अब ए और बी को एक साथ देखेंगे, वाई? बिकॉज ए एंड बी बोथ आर एक्टिंग और कनेक्टेड बाय ए सिंगल थ्रेड। जो एक सिंगल थ्रेड से कनेक्टेड है तो वो हमेशा एक बराबर ही चलेंगे। मतलब अगर ब्लॉक ए मूव्स डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, ए ब्लॉक बी हैज टू मूव अप, क्योंकि ये दोनों एक ही थ्रेड से कनेक्टेड हैं। तो एक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, या दूसरा नीचे जाएगा तो पहला ऊपर जाएगा। तो दोनों को एक साथ ही देखना है ना, एक साथ। जैसे देखो, ए का मास 3m है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 3 mg डाउनवर्ड। ब्लॉक बी हैज मास m तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg नीचे। एंड ब्लॉक बी हैज अ स्प्रिंग विच हैज अ फोर्स 2 mg ऑलरेडी इंटैक्ट। वाई? बिकॉज स्प्रिंग सडनली कैनॉट चेंज इट्स फोर्स, वो 2 mg था वही 2 mg लगा। तो बताओ, इस पे 3 mg डाउनवर्ड है और इस पे mg प्लस 2 mg 3 mg इस पे भी डाउनवर्ड है। व्हाट इज इनिशियल इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स? किस तरफ फोर्स ज्यादा है? तो तुम बोलोगे दोनों साइड फोर्स बराबर हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विच कैन नॉट बी डिफरेंट। एक ही एक्सेलरेशन से दोनों चल सकते हैं क्योंकि एक ही धागे से कनेक्टेड है, लेकिन इधर भी फोर्स उतना ही नीचे खींच रहा है जितना दूसरे साइड नीचे खींच रहा है। सो बोथ एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। वाई? बिकॉज 3 mg माइनस 3 mg विल बिकम 0। जब ब्लॉक्स एक ही थ्रेड से कनेक्टेड दिखे तो उनको एज सिंगल सिस्टम एक बार इमेजिन करना। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। चलो अभी सिंपल ही एग्जांपल लो, सिमिलर एग्जांपल ही लो। एक थ्रेड से दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, इधर एक स्प्रिंग लगा दिया, इधर भी एक स्प्रिंग लगा दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर। इधर लिख दिया 2m 3m 2m n। दिस साइड सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन, तो ये धागा टाइट रहेगा क्योंकि दिस साइड देर इज मोर मास। 2m प्लस 3m 5m इधर है और इधर 3m है, तो ये साइड हैवियर है, तो ये साइड नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये साइड अपने आप पुल्ड रहेगा। सो दिस टेंशन इज नॉट जीरो, दिस थ्रेड हैज अ टेंशन। इसको हम कट करेंगे। क्वेश्चन यही पूछा, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन थ्रेड इज कट।
और these four blocks are named as A, B, C and D. तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस ऐसे ही हैं. डू नॉट इमीडिएटली सॉल्व स्प्रिंग क्वेश्चन. फर्स्ट फाइंड व्हाट वर द फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्प्रिंग बिफोर द थ्रेड इज कट. धागा कट करने से पहले व्हाट वर द फोर्स दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ईच स्प्रिंग. तो हमने ए के ऊपर वाला जो स्प्रिंग है उसमें 2 mg फोर्स होगा. ये तुरंत इमीडिएटली नोटिस कर लिया. बाय बिकॉज दिस ब्लॉक ए हैज 2 mg का फोर्स डाउनवर्ड एंड इट इज बैलेंस्ड बाय दिस ओनली दिस स्प्रिंग, क्योंकि एक स्प्रिंग के अलावा कुछ है ही नहीं. सो दिस स्प्रिंग F1 हैज 2 mg फोर्स. अब ये 2 mg ए पर ऊपर लगेगा तो बी पर ये 2 mg डाउनवर्ड लगेगा. अच्छा, अब इस साइड देख लेते हैं. इस साइड तो इस साइड में बताओ क्या क्या फोर्सेस. सो यहां पे मैंने 2 mg नीचे लगाया एंड दिस ब्लॉक हैज 3 mg का वेट आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड. तो यहां पे जो टेंशन जनरेट होगा विच इज कीपिंग द सिस्टम एट रेस्ट. व्हाई? बिकॉज दिस थ्रेड इज नॉट लेटिंग दिस सिस्टम मूव. तो ये टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 5 mg. यहां पे टेंशन लगा दिया 5 mg बिकॉज दीज टू आर सेम थ्रेड्स. ये सेम ही धागा है. तो 5 mg ऊपर and this block has tension weight 2 m mass है तो 2 mg नीचे, 5 mg ऊपर 2 mg नीचे. तो this spring must apply 3 mg force downward. तो देखो पहले इधर से सॉल्व किया फिर इधर चले गए तो 3 mg डाउनवर्ड. अब D को देखो, D पर 3 mg ऊपर लग रहा है एंड D हैज अ वेट ऑफ mg. तो नीचे वाले थ्रेड में अगर बिफोर कटिंग टेंशन पूछा जाए तो दिस टेंशन शुड बी 2 mg टू कीप दिस 3 mg बैलेंस्ड. देख लो, खेल शायद समझ में आ गया. मैंने थोड़ा छोटे छोटे में एफबीडी बना दिया, लेकिन हम अलग अलग बनाए तो ऐसे. एक का एफबीडी बनाए तो 2 mg नीचे है और स्प्रिंग फोर्स F1 है. मैंने बोला अगर ये रेस्ट पे है तो इसका वैल्यू भी 2 mg ही होगा. अगर बी का एफबीडी बनाए तो उस पे टेंशन है ऊपर, उसका 3 mg वेट नीचे एंड स्प्रिंग इज ऑल्सो नीचे विच इज अप्लाइंग फोर्स 2 mg वाई स्प्रिंग फोर्स एक्शन रिएक्शन. एक पे स्प्रिंग ऊपर लग रहा है तो दूसरे पे वही स्प्रिंग नीचे फोर्स लग रहा है. तो दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू 2 + 3 5 mg टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट. याद रखिए, थ्रेड कैन चेंज इट्स टेंशन इमीडिएटली. धागा अपना टेंशन चेंज कर सकता है बट स्प्रिंग अपना फोर्स सडनली चेंज नहीं कर सकते. चलिए अभी सी के ऊपर मैंने देखा. सो सी हैज मास 2m लेकिन टेंशन ऑलरेडी 5 mg लगा था. याद रखिएगा पूरा सिस्टम रेस्ट पे है. जब धागा नहीं कट किया तब का फोटो बना रहे हैं. दिस मास इज 2m. सो द 2 mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. 5 mg ऊपर लग रहा है. तो बताओ डिफरेंस ऑफ फोर्स बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स F2 है. तो F2 का वैल्यू सॉल्व करके बन जाएगा 3 mg. 5 mg माइनस 2 mg इज 3 mg. और ऐसे ही D का FBD बनाया तो D पे 3 mg का स्प्रिंग फोर्स ऊपर, D हैज मास m तो mg नीचे एंड देयर इज अ थ्रेड T टेंशन नीचे. तो अगर कोई बोलता व्हाट इज T का वैल्यू तो T + mg 3 mg के इक्वल है तो 2 mg. अब क्वेश्चन इज इफ दिस लोअर थ्रेड इज कट, तो नीचे वाला थ्रेड कट कर देने से क्या होगा. तो एक एक करके द ब्लॉक्स विच आर कनेक्टेड विथ स्प्रिंग तो उनका एफबीडी पहले बना लेते हैं. मतलब कि विच आर कनेक्टेड ओनली विथ स्प्रिंग. तो ए का नया एफबीडी बनाते हैं. लेट अस सी ए का एंड डी का फ्री बॉडी डायग्राम. तो ए के ऊपर जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग फोर्स हमने 2 mg ऑलरेडी निकाला था बट स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं हो सकता तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 आ गया. ऐसे ही नीचे डी को देखो. डी से जो थ्रेड कनेक्टेड किया था उसको कट कर दिया तो इट द टेंशन इन दिस थ्रेड बिकम 0. लेकिन डी हैज mg का फोर्स नीचे एंड स्प्रिंग फोर्स ऊपर. बट डी में जो स्प्रिंग है उसका फोर्स 3 mg, हमने यहां पे 3 mg निकाला हुआ. सो दिस फोर्स इज 3 mg. डी का मास m है
तो 3 mg बड़ा है, mg छोटा है, नेट फोर्स हुआ 2 mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डी इज 3 mg माइनस mg अपॉन मास m, विच इज 2g अपवर्ड। तो ए का एक्सेलरेशन आ गया और डी का आ गया। लेकिन याद रखिए बी और सी आपस में थ्रेड से कनेक्टेड हैं, तो बी एंड सी विल बी ड्रॉन टुगेदर, दोनों को एक साथ ही देखेंगे। तो अगर मैं बी और सी को एक साथ यहां छोटा सा ड्रॉ करूं, ये यहां पे लगा दिया बी, यहां लगा दिया बी एंड सी। बी का मास दिया है 3m और सी का मास दिया 2m। तो बी पे वेट लगा दिया 3 mg, सी पर वेट लगा दिया 2 mg। अब दोनों एक एक स्प्रिंग से भी कनेक्टेड हैं। एक के स्प्रिंग में फोर्स है 2 mg, दूसरे के स्प्रिंग में फोर्स है 3 mg। सो एक के स्प्रिंग में फोर्स लगा दिया 2 mg डाउनवर्ड, दूसरे के स्प्रिंग में फोर्स लगा दिया 3 mg डाउनवर्ड्स। तो आपको दिख रहा है नाउ दिस ब्लॉक बी हैज टोटल फोर्स 5 mg डाउन एंड दिस ब्लॉक बी हैज टोटल फोर्स 5 mg डाउन। सो दोनों साइड अगर फोर्स बराबर हैं तो बी एंड सी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड सी विल बी। तो समझ गए? तो देखो भाई, स्प्रिंग के सवालों में पहले स्प्रिंग फोर्स निकालो, स्प्रिंग फोर्स को इंटैक्ट रखो। इस चैप्टर में ना आप लोग अभी स्पीड की ज्यादा बात नहीं करना, डू नॉट ट्राई टू गेन मच स्पीड इन दिस चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में एफबीडी बना के तक एफबीडी से सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही, या एफबीडी से हमें आइडिया नहीं लग रहा क्या हो रहा है, तब तक फ्री बॉडी डायग्राम पे ही वर्क करते रहेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये इरोडोव के क्वेश्चन है। और फिर मैंने एक असाइनमेंट और भेजा है, अगर उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इजी लगे तो इमीडिएटली गो टू सेकेंड एक्सरसाइज। हमारा मेन मकसद सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करना है, उस जो असाइनमेंट मैंने भेजा है। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर इजी है तो सेकेंड में जाओ, और उसमें दो पार्ट दिए हुए, एक लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, दूसरा सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो एक एक करके दोनों करेंगे, बट पहले लॉज ऑफ मोशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, असाइनमेंट जो भेजा है। नाउ दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इरोडोव विच स्टार्ट्स विद लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर। तो देखो लिखा है एन एरोस्टैट ऑफ मास एम स्टार्ट्स कमिंग डाउन, मतलब हवा में मुड़ता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है which starts coming down with constant acceleration w, determine the ballast mass to be dumped from aerostat to reach the upward acceleration of the same magnitude। तो ये जो कोई ऑब्जेक्ट है ये ऊपर चलने लगता है, मतलब देयर हैज टू बी अ buoyant force or buoyancy force acting or some kind of air drag force on the block on this object। तो अगर कोई बॉइंट फोर्स को मैं बी मान लूं, वो ऊपर लग रहा है, और इसका अगर मास एम है, मास एम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मास एम है, तो इसका एम जी नीचे लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन डब्ल्यू से। तो इक्वेशन क्या बनाना चाहिए? तो यू कैन से बहुत ही आसानी से कि दिस एम जी शुड बी ग्रेटर देन, ये देखो एम जी माइनस बी इज एट। बाद में बोला कि मैंने कुछ मास इसमें से डंप कर दिया, यानी मास एम में से माइनस m1 मास हटा दिया, मतलब इफ आई रिमूव से मास m1। तो यही पूछा है कि m1 का वैल्यू बताओ, सो दैट दिस ऑब्जेक्ट विच नाउ हैज न्यू मास m1 m minus m1 into g with the same upward force will move upwards with the same acceleration w। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, एरोस्टेट टू रीच द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो यानी कि अब w से ही ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, यानी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वेट हटा दिया, और मास इनटू एक्सेलरेशन में भी मास इसी ऑब्जेक्ट का लेना है, तो m माइनस m1 इंटू डब्ल्यू।
अब दीज टू इक्वेशन है, इसमें m1 हमें कैलकुलेट करना है, सो वी कैन इजिली ऐड दीज टू इक्वेशन, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो mg माइनस mg प्लस m1g इज इक्वल टू mw प्लस mw माइनस m1w. So this equation only has m1 as one variable, बाकी सब कैलकुलेट तो उधर भेज देते, तो m1g plus w is 2mw, तो m1 का वैल्यू इज 2mw अपॉन g plus w. ठीक है। अब अगर इरोडोव में ये क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस का अंतर इसलिए आता है क्योंकि वो लोग अगर इस इक्वेशन को वेक्टर से सॉल्व करेंगे तो वेक्टर जी और वेक्टर डब्ल्यू जब वो लिखेंगे ना तो यहाँ पे अपवर्ड को माइनस डब्ल्यू लिखने लगते हैं। तो हम लोग केवल वैल्यू के साथ सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इंसानो टाइप सॉल्व कर रहे हैं। इंसानो टाइप मतलब जो फोर्स बड़ा है उस तरफ एक्सेलरेट होगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ इट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स इज हैज मोर वैल्यू देन अपवर्ड फोर्स, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस पाथ। ठीक है, चलो खैर, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। ये केवल एफबीडी की अंडरस्टैंडिंग के लिए दो तीन हल्के सवाल हैं, बट इरोडोव में हल्के ही सवाल हैं, तो हम लोग वहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फिर लेट अस गो इनटू अदर डिटेल्स। तो लिखा है एट मोमेंट t इक्वल्स टू 0 फोर्स इक्वल टू 80 इज अप्लाइड ऑन स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द परमानेंट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स फॉर्म्स एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि फोर्स का फंक्शन दिया है F इज इक्वल टू 80, मतलब टाइम जैसे जैसे बदलता जाएगा फोर्स का वैल्यू भी बदलता जाएगा, एंड फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे करते जाओगे, सो वैल्यू ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसमें कभी ना कभी ये फोर्स इतना ज्यादा लगेगा कि ये ब्लॉक टेबल को छोड़ देगा। तो क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। तो हमने ऐसा मानना है कि कभी ना कभी इट लीव्स द प्लेन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्रेक्स ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन को छोड़ता है, तो कंडीशन है नॉर्मल बिकम्स 0। अब लेट अस ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक। हमने इसका फोर्स बनाया mg, सरफेस फ्रिक्शनलेस है इसलिए केवल F लगाया, यहां पे अल्फा लिखा था F कॉस अल्फा, ऊपर लिखा F साइन अल्फा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लिखा, पीछे कुछ भी नहीं लिखा, पीछे देर इज नो फोर्स। तो जैसे जैसे F का वैल्यू बदलेगा, तो आपने बोला ये टेबल पे आगे चलेगा किसी एक्सेलरेशन मान लो W से, तो हम लिखेंगे F साइन अल्फा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। और F का वैल्यू बढ़ेगा तो नॉर्मल का वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि दोनों का सम mg फिक्स है। तो कभी ना कभी F का वैल्यू mg को, F साइन अल्फा mg को बैलेंस। तो अगर मैं इसमें नॉर्मल 0 कर दूं तो F को लिख देता हूं 80 साइन अल्फा, ये F की जगह लिखा है 80 इक्वल्स टू mg लिख दिया, तो t का वैल्यू आया mg बाय a साइन अल्फा। ये हमारा वो टाइम आ गया, दिस इज द टाइम इंस्टेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट लीव्स द टेबल। टेबल से हवा में उड़ना स्टार्ट करेगा, उसका टाइम हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब सामने की तरफ जो फोर्स है वो केवल एक ही है, F कॉस अल्फा, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन W के इक्वल कर देते हैं। तो W का वैल्यू आ गया 80 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय मास, ये मास से डिवाइड कर दिया, F को 80 लिख दिया।
तो एक्सेलरेशन, ये डब्ल्यू एक्सेलरेशन को लिखा मैंने, तो एक्सेलरेशन इज टाइम का फंक्शन। अगर मुझे इसी में किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है तो उसको चुपचाप डीवी बाई डी टी लिख दूंगा और डी टी ऊपर ले जाके इंटीग्रेट कर दूंगा। तो डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू। आप देखो इंटीग्रेशन आपको आता होगा। और इसमें ये टाइम जो हमने निकाला था जब वो सरफेस छोड़ने वाला था, क्वेश्चन पढ़ लो, उस मोमेंट का वेलोसिटी बताओ जब ये टेबल छोड़ रहा है। तो पहले मैंने वो टाइम निकाल दिया और टाइम यहां पे प्लेस कर दिया, आंसर आ जाएगा। लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। अगर वेलोसिटी का फंक्शन है उसको dx बाई डी टी लिख देंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। फिर उसमें टाइम का वैल्यू डाल, मतलब ये काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया। थोड़ा देर हमने एफबीडी बना के टाइम निकाला, बस वहां तक। इसमें एफबीडी की एक कंडीशन लगी कि वेन एवर समथिंग ब्रेक्स ऑफ द प्लेन और लीव द टेबल तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दो। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कभी भी कोई भी टेबल या सरफेस को छोड़ने की कंडीशन आए तो यू नीड टू कीप नॉर्मल रिएक्शन एट दैट मोमेंट जीरो। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। देखो, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, चलो ये कर लेते हैं। लिखा है फाइंड एक्सेलरेशन डब्ल्यू ऑफ बॉडी टू, ये बॉडी टू यहां पे है, इन द अरेंजमेंट शोन इफ मास इट्स मास इज ईटा टाइम्स एज ग्रेट एज मास ऑफ बार वन एंड एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन फॉर्म्स एंगल अल्फा। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक ब्लॉक रखा है, एंगल अल्फा का प्लेन है, यहां पे गए, यहां से धागा ये थ्रेड नीचे आया, और फिर इसके बाद ये थ्रेड किसी सर्कल के सेंटर पे कनेक्ट हो गया, फिर वहां से एक थ्रेड नीचे आया, फिर ये ऐसे कनेक्ट। नाउ दिस इज ब्लॉक नंबर टू विच हैज मास ईटा एम, और इसका मास लिख दिया एम। इट्स मास इज ईटा टाइम्स मोर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन। ये ईटा एम है, ये एम, ईटा मान लो ग्रेटर देन 2 mg है, कुछ भी ऐसे 2 है। तो अभी देखो यहां पे टेंशन लिख दिया, यहां पर भी हमने टेंशन टी लिख दिया, तो यहां पे टेंशन 2t हो गया, यहां पर भी टेंशन 2t हो गया। अब हमने शायद कंस्टेंट रिलेशन उस दिन पढ़ा नहीं था, तो ऐसा करेंगे, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स 1 and 2। और रूल ये है, वर्चुअल वर्क डन मेथड है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। तो दो ही ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक पे टेंशन 2t है, दूसरे ब्लॉक पे टेंशन t है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इमेजिन करूं कि ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन a2 से और ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन a1 से चल रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे इमेजिन कर लिया। आप दोनों को ऊपर दोनों को नीचे भी मान, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री है, यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बस इसी का सम करके जीरो करना। तो यहाँ पे टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए टू, टी ए टू एंगल 180 डिग्री कॉस 180, यहाँ पे टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए वन, तो सॉरी टेंशन 2t ए वन कॉस जीरो, और दो ही ब्लॉक हैं, दोनों का सम जीरो। तो ये 180 का वैल्यू -1 कर देंगे, तो -T_A2 प्लस 2T_A1 इक्वल्स टू जीरो। टी भी हटा के जीरो में भेज देते हैं, तो A2 का वैल्यू आ गया 2A1। ये दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये मुझे याद है एक दिन हम कंस्ट्रेंट रिलेशन का क्लास कर रहे थे क्या? हाँ सर। हाँ। यस तो सर। उस दिन हमने ये तरह के रिलेशन निकाले हैं। अगर आपको
ये ऑलरेडी पता है तो बहुत बढ़िया बात है, तो इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। और फिर इसी में कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मैं आपको अलग से भेज दूंगा, और फिर आप उन लोगों को उस एग्जाम्पल्स को घर पे ट्राई कर लेना। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं भेज दूंगा तो ट्राई कर लेना। लेकिन अभी ये सिंपल है कि एक जगह टेंशन को वहां के एक्सेलरेशन से और दूसरे टेंशन को वहां के एक्सेलरेशन से डॉट प्रोडक्ट करना है। मतलब डायरेक्शन सेम है तो प्लस ले लो, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस ले लो, एंड डायरेक्शन में थीटा एंगल है तो कॉस थीटा ले लो। सो दिस इज वन रिलेशन। अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। तो ब्लॉक 2 का एफबीडी बनाएंगे तो इसका मास ईटा एम है, तो यहां पे लगा ईटा एम जी नीचे, धागे का टेंशन टी माना है तो टेंशन टी ऊपर, एंड इट इज फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a2 विच इज सेम एज 2a1। तो मैं इसको लिख देता हूं 2a1। तो इसका इक्वेशन बना ईटा एम जी माइनस टी इज मास इंटू 2a1। मास लिखा ईटा एम, मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखिएगा जिस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएंगे उसी का मास लिखना पड़ता है। अच्छा इधर देखो, यहां पे नीचे फोर्स लगा एम जी साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा एम जी कॉस अल्फा, क्योंकि मास एम है। इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगा और इधर से टेंशन 2t। अगर ये ऊपर जा रहा है 2t एम जी साइन अल्फा से ज्यादा हो जाएगा, तो इक्वेशन बना 2t माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए वन, ए वन टू ए वन। A2 इज डेजिग्नेटेड एज 2a1, तो यहाँ A2 जो लिखा उसको मैंने 2a1 लिख दिया। तो इसके इक्वेशन में 2a1, इसके इक्वेशन में a1 डाल दिया। अब वी हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम लोगों को यही थोड़ा सा कोशिश करनी है सवालों में कि अगर दो ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं और बीच में थ्रेड्स हैं, तो एक रिलेशन बनाएंगे एक्सेलरेशन का, इसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। ठीक, चलो एक सवाल और देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, इस सवाल में तीन ब्लॉक्स हैं और एक्सेलरेशन ऑफ ये साइड वाला एक मास का एक्सेलरेशन पूछा है, और लुक इनटू पॉसिबल केसेस है, तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा बेस्ड ऑन। तो हम एक जनरल आंसर निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन इज एब्सेंट लिखा है तो हमने इसको मान लिया ए नॉट से चलता हुआ, इसको मान लिया A1 से चलता हुआ, इसको मान लिया A2 से चलता हुआ। यहां भी टेंशन T लिख दिया, यहां भी T लिख दिया, यहां 2T लिख दिया। जहां पे सेम डायरेक्शन है वहां प्लस लिख देंगे, जहां अपोजिट डायरेक्शन है वहां माइनस लिख देंगे। अगर डायग्राम साफ साफ दिख रहा है तो आप देखो, तो एम नॉट को मैंने, यहां टेंशन 2T है, इसको A नॉट मान लिया। M1 के ऊपर टेंशन T है, उसको मैंने A1 मान लिया, एंड M2 हैज आल्सो टेंशन T, एंड आई हैव कंसिडर्ड मूविंग विद A2 एक्सेलरेशन। तो केवल टेंशन देखना होता है, यहां पे वर्क डन के लिए mg नहीं लगाना होता। जब हम रिलेशन निकाल रहे हैं वी नीड ओनली टेंशन का रिलेशन, करेक्ट। सो 2T इंटू ए नॉट माइनस T A1 माइनस T A2 इक्वल्स टू 0। तीन ब्लॉक्स है तो ये हो गया 2A0 माइनस A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। T हटा दिया। नाउ दिस रिलेशन इज कंस्ट्रेंट रिलेशन। कुछ सवाल हैं जो केवल कंस्ट्रेंट रिलेशन पूछेंगे, मतलब सम क्वेश्चंस विल बी ओवर एट दिस पॉइंट, बट इस सवाल में एक्सेलरेशन पूछा है, रिलेशन अमंग एक्सेलरेशन नहीं पूछा। तो आफ्टर दिस यू नीड टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अगर सस्ते में फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M1 का M1 जी नीचे, टेंशन T ऊपर लगेगा, क्योंकि हमने नीचे जाते हुए माना है। तो M1G माइनस टी इज M1A1। Similarly, M2G minus T is M2A2। एंड M नॉट का एफबीडी बनाएंगे तो ये M नॉट है, नीचे लग रहा है M नॉट G, टेबल से लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, आगे लग रहा है 2T और आगे चल रहा है A नॉट से। इसमें पीछे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो केवल 2T वाला फोर्स इज पुलिंग दिस ब्लॉक फॉरवर्ड। तो 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब तुम
मतलब देखो मैं आपको हिंट देता हूं टू फास्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो भी रिलेशन आया, अगर हम M1 वाले एफबीडी के इक्वेशन को M1 से डिवाइड कर दें, M1 वाले को M1 से, M2 वाले को M2 से, तो A1 का आंसर आ जाएगा G - T/M। A2 का आंसर आ जाएगा G - T/M2। एंड A0 का आंसर आ जाएगा 2T/N0। अब यहाँ पे A0 की जगह, A1 की जगह और A2 की जगह दीज वैल्यूज वी कैन रिप्लेस। इसको सॉल्व करने से टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब A1 A2 और A0 सबको टेंशन के टर्म्स में रिप्लेस कर दो, फर्स्ट फाइंड टेंशन इमीडिएटली, और टेंशन का वैल्यू वापस वापस पुट करोगे सभी में, तो A1 A2 एंड A0। तो whenever you get constraint relation, तो आप सबको डायरेक्टली टी के टर्म्स में लिख दीजिए। कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, ये सब चिंता हमें नहीं करनी। हमने सबको अलग अलग एक्सेलरेशन A1 A2 A3 A4 जो भी मर्जी मान लो, और यू गेट वन रिलेशन अमंग एक्सेलरेशन एंड यू गेट ऑल एफबीडीज। तो एक एक रिलेशन एफबीडी से आएगा और एक रिलेशन कंस्टेंट से आएगा। कंस्टेंट वाले रिलेशन में वैल्यूज रिप्लेस करो, टेंशन आ जाएगा, टेंशन पुट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा किसी भी क्वेश्चन का। एक बार पढ़ते हैं ये सवाल। क्वेश्चन लिखा है, इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर the mass of ball 1 is 1.8 times as great as that of rod 2। तो एक रॉड है और एक मास m है, मतलब बॉल जैसा है, और the length of the rod is 100 centimeter, the mass of the pulley and the threads are negligible as well as friction be negligible, the ball is set on the same level as lower end of the rod। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट टू अपर एंड ऑफ द रॉड। तो इसका मतलब है ऐसा लग रहा है कि रॉड नीचे जाएगा, बॉल ऊपर जाएगा, और दोनों आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन से चलते नजर आएंगे। तो अगर डायग्राम हम लोग ध्यान से देखें तो एक रॉड है जिसके ऊपर ऐसे पुली से यहां पे फिक्स कर रखा है, और ये जो पुली है ये ऐसे पास होते हुए इधर एक पार्टिकल से कनेक्टेड है। तो रॉड के ऊपर टेंशन टी है, जबकि टी और टी मिला के यहां पे टेंशन 2T है। दैट मींस बॉल हैज टेंशन 2T। तो ज्यादा टेंशन बॉल पे है, तो बॉल किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाने लगेगा। तो हमने ये मान लिया 2T वाला ए से ऊपर जाएगा। अब देखो हमारी चालाकी, तो 2T वाला अगर ए से ऊपर जाएगा तो टी टेंशन वाला रॉड 2A से नीचे आ जाएगा। ये जो उल्टा लिखने की आर्ट है, यही T1A1 इक्वल टू T2A2 है। एक बार और देख लो, बॉल का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ मान लिया A1 और रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लिया A2, क्योंकि ज्यादा टेंशन वाला मान लिया ऊपर जाएगा और कम टेंशन वाला नीचे जाएगा। तो अब जरा इक्वेशन बनाते हैं। सो 2T एंड A1 आर इन सेम डायरेक्शन, तो 2T A1 लिख देंगे। T एंड A2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, -T A2। लेकिन दो लोगों के बीच में रिलेशन है तो दोनों का सम 0, T हटा दिया, तो 2A1 इज इक्वल टू A2 आ गया। यानी जहां A2 लिखा है वहां 2A1 लिख देंगे। इसका मतलब है A1 को अगर A मान ले तो A2 को 2A। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना कि अगर दो ही ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड दिखे तो जहां टेंशन ज्यादा है वहां एक्सेलरेशन कम लिख देना, और जहां टेंशन कम है वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा लिख देना, बट सेम फैक्टर से, मोर बाय सेम फैक्टर एज टेंशन। मैंने जो बोला शायद समझ गए। अगर टेंशन का रेशियो 2:1 है तो एक्सेलरेशन के रेशियो 1:2, उल्टा। क्योंकि T1A1 T2A2 करोगे तो T प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा या A प्रोपोर्शनल टू 1/T हो जाएगा। बट फॉर 2 ब्लॉक्स ओनली, फॉर 2 ब्लॉक्स। दो से ज्यादा है तो फिर T1A1 T2A2 T3A3 T4A4 सबका सम 0 करो,
उसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनता। एक बार और समझ लो, अगर मैंने तुरंत देखा 2t वाला a से ऊपर गया तो t वाला 2a से नीचे गया, व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन? रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 3a, क्योंकि एक गया a से ऊपर और दूसरा आया 2a से नीचे, अपोजिट में है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a। डिस्प्लेसमेंट चलना है l, तो l इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a। वाई? बिकॉज जैसे जैसे रॉड गिरता जाएगा वैसे वैसे बॉल ऊपर जाएगा, तो दोनों चल रहे हैं, तो एक के रिलेटिव दूसरा 3a से चल रहा है। सो द लेंथ ऑफ रॉड इज कवर्ड, नीचे से ऊपर तक डिस्प्लेसमेंट विल बी l, बट विद रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a। तो हाफ ए टी स्क्वायर में 3a लिखा तो टाइम का वैल्यू 2l/3a ऐसे आ जाना है। लेकिन इसमें a का वैल्यू तो अभी हमने निकाला नहीं, उसीलिए तो मास दिए हुए हैं, तो हमने एफबीडी बनाया बॉल का। बॉल क्या ऊपर टेंशन 2t है और उसका mg ईटा mg है, लिखा हुआ है यहां पे कि ईटा 1.8 है, तो हम बाद में लिख देंगे। तो ईटा m मास है इसका, तो एक्सेलरेशन लिख दिया इसका a। इक्वेशन बना 2t माइनस एन एम जी, या ईटा एम जी इज ईटा एन ए। ऐसे ही रॉड का एफबीडी बनाएंगे, तो टेंशन ऑन द रॉड इज टी एंड रॉड का मास इज एम एंड रॉड इज फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन 2a। तो इक्वेशन बना एम जी माइनस टी इज एम इंटू 2। अब ये दोनों इक्वेशन को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड करोगे तो टेंशन कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के फॉर्मूले में पुट करोगे तो टाइम आ जाएगा। सब मिला मिलू के थोड़ा सा काइनेमेटिक्स अप्लाई हो रहा है और अदरवाइज एफबीडी बना के इक्वेशन। तो अगर आप अब रियलाइज करें, मतलब इस चैप्टर में अभी जो हमने पढ़ लिया उसको अगर ढंग से रियलाइज करो, तो यू विल फाइंड दैट इफ देर आर मोर देन 2 or more blocks, if there are 2 or more blocks and they are connected with the help of thread, if they are connected by means of threads, तो एक रिलेशन उनके एक्सेलरेशन के बीच में बनेगा। यानी अगर एक को a1, एक को a2, एक को a3 मान ले, तो वन रिलेशन विल बी मेड बिटवीन एक्सेलरेशंस एंड अदर रिलेशन विल बी मेड यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक बार और बोलता हूं, अगर किसी सवाल में 3 ब्लॉक्स हैं और बीच में थ्रेड्स कनेक्टेड है, तो a1 a2 a3 का एक रिलेशन t1 a1 प्लस t2 a2 प्लस t3 डॉट a3 से कैलकुलेट करोगे। दूसरा, if these 3 blocks are already there, only 3 blocks, so you will make FBD of each block and 3/4 equation from FBD and one relation वाला equation from constraint। तो सर कंस्टेंट एंड एफबीडी, कंस्टेंट एफबीडी, कंस्टेंट एफबीडी, कंस्टेंट एफबीडी, ऐसे बनाते रहो, सीधे सीधे चलने वाले सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए क्या यहां तक? सर हम्म। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इसमें टाइम से रॉड का निकालना है तो एक्सलेशन रिलेटिव की निकाली। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट टू अपर एंड, बॉल अपर एंड के अपोजिट कब पहुंचेगा। तो अब किसी कहानी में 2 लोग चल रहे हैं, बॉल इज मूविंग अप एंड रॉड इज मूविंग डाउन, तो थोड़ा डिस्टेंस बॉल चलेगा, थोड़ा डिस्टेंस रॉड चलेगा, करेक्ट? यस सर। तो फिर दोनों मिलके कितना चलेंगे? इफ द बॉल मूव्स फ्रॉम इस एंड से इस एंड तक, तो क्या बॉल अकेला एल डिस्टेंस ऊपर जाएगा? नहीं, रॉड भी जाएगी। रॉड भी नीचे जाएगी। तो अगर मैं बॉल को रोक दूं, रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि तुम बॉल को रोक दो और रॉड को रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a से नीचे जाते, रॉड इफ बॉल इज केप्ट एट रेस्ट तो ओनली रॉड विल फॉल विद एक्सेलरेशन 3a। ओके सर। तो फिर रिलेटिव मोशन, जैसे 2 लोग, 2 कार चल रही हैं, तुम बोल रहे हैं 100 मीटर दूर 2 कार से, ये 20 मीटर पर सेकंड से चलता है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, कब मीट करेंगे? तो वो 20 वाला भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, 10 वाला भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर 2 मोशन सॉल्व करने के बजाय यू कीप वन एट रेस्ट, मूव अदर विद रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहां एक्सेलरेशन है
तो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका मतलब दो में से एक को रोक दिया है, तो सारा डिस्प्लेसमेंट अब दूसरा वाला चलेगा, बट विद रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये लॉजिक होता है। ओके सर। ठीक है। हाँ, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इसपे कुछ आदमी रस्सियों पे चल रहे हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको बोलते हैं, प्यार से कुछ लोग बोलते हैं एक्टिव मैन प्रॉब्लम, यानी आदमी रस्सी को खींचने लगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। एक्टिव मैन प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, जो आदमी रस्सी को खींचता है, तो जितना रस्सी पे फोर्स लगाएगा, द सेम फोर्स विल एक्ट एज टेंशन ऑन द रोप। सो विद वॉट एवर फोर्स यू पुल अ रोप, रोप विल अप्लाई द सेम फोर्स ऑन यू। एक्शन रिएक्शन पेयर। एक बार और बोलता हूं, अगर मान लीजिए आपके घर में एक रोप सीलिंग से टंगा हुआ है और तुम उसमें ऊपर चढ़ना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? यू विल ट्राई टू पुल दिस रोप डाउन। तुम अगर रोप को नीचे खींचोगे, तो बाय रिएक्शन फोर्स रोप तुमको ऊपर खींचेगा। एंड इफ यू अप्लाई फोर्स मोर देन योर वेट, जैसे तुम्हारा वेट है 60 kg, तो तुम्हारा mg है मान लो 600 न्यूटन, और तुमने रस्सी को 700 न्यूटन से हाथ से नीचे खींचा, तो रोप विल ऑल्सो अप्लाई 700 न्यूटन ऑन यू, बट योर वेट इज ओनली 600 न्यूटन। तो तुम्हारे ऊपर 100 न्यूटन का नेट फोर्स हो गया। तो यू विल विथ सम एक्सेलरेशन यू विल स्टार्ट मूविंग अप। लेकिन तुम जब रोप में चलते हो, तो तुम रोप को नीचे खींचते हो और ऊपर चढ़ते हो। यानी कि अगर तुम रोप में चलोगे, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रोप होगा। मतलब रोप को तुम नीचे खींच रहे हो, रोप के ऊपर ऐसे ऊपर जा रहे हो। सो वॉट एवर यू यू मूव, ऑलवेज मूव रिलेटिव टू रोप। तो अगर मान लीजिए हम ऊपर से, जैसे मान लो किसी क्लिफ से एक रोप को टांग दिया मैंने, और तुम ऊपर बाहुबली की तरह चढ़ रहे हो रोप, और उसी रोप को मैं धीरे धीरे नीचे छोड़ता जाऊं, ऐसे नीचे नीचे छोड़ता जाऊं। सो इफ यू मूव 2 मीटर अप on the rope, and if I release the rope from the top by 1 meter, तो you will go down by 1 meter as well as move up by 2 meter। तो तुम्हारे पास दो दो वेलोसिटीज हो गए, एक रोप के रिलेटिव ऊपर चढ़ने का, और एक जिस स्पीड से रोप को मैं रिलीज कर रहा हूं उससे नीचे जाने का। तो यू विल ओनली मूव बाय 1 मीटर अप। ऐसे जैसे कि अगर एक रोप से तुम 2 मीटर ऊपर खींच के चढ़ो, और रोप को भी मैं 2 मीटर ऊपर खींच लूं और ऊपर खींच लूं, सो यू विल मूव बाय 4 मीटर। समझ गए क्या? बाहुबली देखो, बाहुबली, मान लो रोप टंगी हुई है, आप एगर बंधी हुई है रोप, सो जितना तुम चलोगे उतना तुम चलोगे। बट समबडी ऊपर से, क्लिप्स के ऊपर से रोप को खुद ही ऊपर खींचेगा, तो तुम जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे, बिकॉज वॉट एवर यू मूव रिलेटिव टू रोप, एंड वॉट एवर रोप मूव्स, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू। तो अगर रोप को कोई ऊपर खींच ले 5 मीटर, और रोप में तुम चढ़ो 2 मीटर, तो यू विल ऑटोमेटिकली मूव अप विथ 7 मीटर। वैसे ही यहां पे सोचना है। तो देखो क्या लिखा है, टू मैन ऑफ मासेस m1 and m2 hold on to opposite end of the rope passing on a over a frictionless pulley। the mass m1 ये दिन लेफ्ट वाला आदमी climbs up the rope with an acceleration 1.2 meter per second square relative to rope, and the other man m2 climbs up the rope with an acceleration 2 meter per second square relative to rope। तो एक आदमी कहता है कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ूंगा रिलेटिव टू रोप, तो रोप को नीचे खींच रहा है। अब हमें पता नहीं रोप किधर चलेगी, तो मैंने ऐसे मान लिया कि इस तरफ रोप ए एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे, और इस तरफ रोप ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो जो m1 मास का आदमी है, वो a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रोप, और उसकी साइड में रोप ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। तो मतलब a मीटर रोप ऊपर जाए और a1 मीटर
आदमी अलग से रोप के ऊपर ऊपर जाए और दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ मैन क्या हो जाएगा? A1 प्लस ए। दूसरे साइड में जो मास M2 का आदमी है, वो इट इज दिस पर्सन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A2 with respect to the rope and rope is moving down with acceleration A. This is acceleration of rope. ये दोनों जगह सेम क्यों है? क्योंकि रस्सी तो एक ही है। एक साइड से अगर 1 मीटर रस्सी ऊपर खींचोगे तो दूसरे साइड से 1 मीटर रस्सी नीचे आएगी, बिकॉज बोथ साइड रोप इज द सेम, सेम रोप है। तो एक साइड से ऊपर, दूसरा नहीं। तो जो साइड नीचे आएगी, वो आदमी अगर नहीं चले तो भी नीचे आएगा। वो आदमी अगर 2 मीटर ऊपर चढ़े और रस्सी 1 मीटर नीचे आ जाए, तो दिस मैन कैन ओनली मूव विद 1 मीटर अप। तो यहां पे देखो, दिस पर्सन मूव्स डाउन विद एक्सेलरेशन ए एंड मूव्स अप विद एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रो। तो इस आदमी का टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टोटल एक्सेलरेशन ऑफ मास M2 इज, अब देखो दोनों में से किसी को भी बड़ा मान सकते हो, किसी को भी छोटा। मैंने A2 माइनस ए लिख दिया अपवर्ड। दिस इज टोटल एक्सेलरेशन ऑफ M1, A1 प्लस ए अपवर्ड। अब इसके आगे फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने क्या सिखाया वो सीखना। अगर कोई रस्सी पे आदमी चल रहा है तो विद वॉट एवर एक्सेलरेशन दिस पर्सन मूव्स इज विद रिस्पेक्ट टू द रोप, रोप के रिलेटिव है। तो अगर रोप जिधर भी चल रहा है उधर की तरफ सेम एक्सेलरेशन और दे दो। इफ द रोप इज मूविंग अप तो इसको अप और दे दो। बट ये तो खुद ही A1 से ऊपर चल रहा है, तो A1 प्लस ए। दिस पर्सन इज मूविंग विद A2 अप, लेकिन रोप नीचे आ गया तो नीचे और दे दो। A2 ऊपर, A1 नीचे, टोटल एक्सेलरेशन A2 माइनस। अब FBD बनाते हैं। M1 वाले आदमी के ऊपर फोर्स लग रहा है, टेंशन ऊपर और M1G नीचे। इक्वेशन बनेगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 A1 प्लस ए। M2G का आदमी है, उस पे Mg नीचे लगेगा, टेंशन T ऊपर लगेगा। टेंशन T दोनों जगह सेम क्यों है? क्योंकि सेम रोप है। बट ये A2 माइनस ए से ऊपर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बनाया T माइनस M2G इज M2 A2 माइनस ए। अब ये वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, टेंशन एंड ए। फाइंड टेंशन इन द रोप, और ये भी पूछा है कि कितनी देर बाद दोनों सामने सामने आ जाएंगे इफ दे आर इनिशियली सेपरेटेड बाय 5 मीटर। तो आप दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के हाफ AT स्क्वायर कर दोगे। तो एक बार अगर इनको सॉल्व करें तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोप पता चल सकता है। तो भाई ये जो एक्टिव मैन वाले क्वेश्चन है, इसमें वट एवर आदमी मूव्स इज ऑलवेज रिलेटिव टू रोप। वट एवर मैन मूव्स ऑलवेज, अगर रोप इटसेल्फ इज कमिंग डाउन, आदमी इज मूविंग अप, A1 माइनस ए। रोप इटसेल्फ इज मूविंग अप, आदमी भी ऊपर चल रहा है, A1 प्लस। बस इतना करना है और FBD बनाना है। FBD बनाने में दिमाग नहीं लगाना होता, जो जो भी फोर्स लग रहे हैं बस वो लगाने होते हैं। हम्म। अब इस क्वेश्चन में लिखा है एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और देर आर 2 ब्लॉक्स एंड देर इज ए थ्रेड। बोल रहा है थ्रेड का ये वाला धागा कट कर देने से इसमें कितना इनिशियल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। तो हमने मान लो यहाँ पे M1G को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो M1G के बराबर होगा। ये देख, ऐसे स्प्रिंग है, ये ब्लॉक M1 है, तो यहाँ पे M1G लगेगा। तो ये जो टेंशन है M1G के इक्वल हो गया। बट ये दोनों टेंशन मिलके इससे भरेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू M1G/2 हो गया।
नाउ दिस थ्रेड इज कनेक्टेड विद M2 और M2 के नीचे वाला थ्रेड कट कर दिया है, ठीक है। M2 का थ्रेड कट करने से स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज हो गया। तो अगर स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा तो यहां का फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो ये पूरा एक ही फोर्स है, ये पूरा एक ही है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग वाला ही वैल्यू यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस वैल्यू नॉट चेंजिंग है। अब ये वैल्यू थी कितनी, यहां पे थी m1g/2, तो यहां पर भी फोर्स अभी भी लगेगा m1g/2। यहां m1g/2, यहां भी m1g/2, ये दोनों मिला के यहां लग रहा है m1g। इफ दीज टू फोर्सेज आर नॉट चेंजिंग तो ये वाला फोर्स भी चेंज नहीं होगा। तो m1 का एफबीडी बनाएंगे तो इसका फोर्स चेंज ही नहीं हुआ, तो m1g और नीचे भी लगा m1g, एक्सेलरेशन ऑफ m1 आया 0। बट M2 वाले ब्लॉक का एफबीडी देखेंगे तो ऊपर लग रहा है m1g/2, सेम एज बिफोर। ये अभी धागे के पहले भी यही लगा था, अगर ये धागा नहीं कट करते तो ऊपर m1g/2 लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। तो इक्वेशन बना m1g/2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो इसको ऐसे कर दिया तो m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय 2m2 इज एक्सेलरेशन। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है यहां m1 इज ग्रेटर देन 2m2, m1 इज ग्रेटर देन 2m2 है, सो दैट दिस एक्सेलरेशन विल नॉट बी नेगेटिव। तो ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड आंसर आ गया। एक बार ध्यान से देख लेना, अगर स्प्रिंग का फोर्स हमने निकाला बिफोर द थ्रेड इज कट, तो स्प्रिंग का फोर्स और स्प्रिंग से जुड़े धागों का फोर्स चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, तो हमने आज थोड़ा स्प्रिंग का, थोड़ा एफबीडी का, थोड़ा कंस्ट्रेंट का, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा रिलेट किया। इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा आपको, और फिर फ्रिक्शन के बाद आपको थोड़ा सा और बेटर पिक्चर मिलने लगेगी। किसी कोचिंग में कुछ और चल रहा है तो मुझे अलग से मैसेज या फोन करके डाउट पूछो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय। नमस्ते सर। बाय सर, थैंक यू सर।